तो आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि बायोलॉजिकली थिंग्स को कैसे क्लासिफाई किया गया। तो एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। पहले तो लोग बांट रहे थे, थिंग्स को क्लासिफाई कर रहे थे, बट जो एरिस्टोटल थे वो सबसे पहला अटेम्प्ट दिए साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफिकेशन के लिए। तो उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को अपनाया और उन्हें क्लासिफाई किया प्लांट्स और एनिमल्स को। प्लांट्स को उन्होंने ट्री, शर्ब्स और हर्ब्स में डिवाइड किया, और एनिमल को रेड ब्लड सेल्स जिनके पास है और रेड ब्लड सेल्स जिनके पास नहीं है उनमें। फिर आते हैं हमारे लिनेनियस। उन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उनका पूरा नाम था कैरोलस लिनेनियस। उन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया जिनमें उन्होंने क्लासिफाई किया प्लांटेई और एनिमेलिया किंगडम्स में। और वो जो थे वो मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे क्लासिफाई नहीं करने के बजाय उन्होंने क्लासिफाई किया थिंग्स को सेल वॉल, लोकोमोशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, इस बेसिस पे उन्होंने क्लासिफाई किया थिंग्स को। लेकिन जो उनका जो क्लासिफिकेशन था वो यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स के बीच डिफरेंशिएट नहीं करता था, और ना ही यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, और ना ही फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के बीच में डिफरेंशिएट करता था। Classification of organism into plants and animals was easily done and was easy to understand, but a large number of organism did not fall into either category. तो जो किंगडम प्लांट्स और एनिमल में जो डिवाइड किया गया था वो इजी तो था अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं करते थे। Hence the two kingdom classification failed। इसीलिए टू किंगडम क्लासिफिकेशन फेल हो गया। Beside gross morphology, a need was also felt for including other characteristics like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, method of reproduction, evolutionary relationship, etc. तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हम देख सकते हैं अपनी आंखों से, उन कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे क्लासिफाई करना ज़रूरी था। मतलब कि जैसे कि सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। Classification system for the living organism have hence undergo several changes over the time। इसीलिए क्लासिफिकेशन सिस्टम बहुत बार चेंज हुए और अलग अलग साइंटिस्ट आए गए और बहुत बार इन क्लासिफिकेशन सिस्टम को चेंज किया। पर हम लास्ट में जो फाइनली जो अभी हम पढ़ते हैं वो क्लासिफिकेशन सिस्टम है आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन सिस्टम 1969 में, जो कि था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो ये टेबल देख रहे हैं हम लोग, इनमें उन्होंने 5 किंगडम को क्लासिफाई किया है, जो कि था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटेई एंड एनिमेलिया। तो उनका जो ये बेसिस था क्लासिफाई करने का थिंग्स को, वो किस बेसिस पे था? वो था, उन्होंने क्लासिफाई किया थिंग्स को ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिकल रिलेशनशिप, सेल स्ट्रक्चर। इन बेसिस पे उन्होंने क्लासिफाई किया थिंग्स को और वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि मोनेरा जो अकेला था वो प्रोकैरियोटिक था। जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है उन्हें हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो मोनेरा एक ऐसा था जिसका सेल टाइप प्रोकैरियोटिक था। बाकी जो प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे और एनिमेलिया है, ये चारों यूकैरियोट्स में आते हैं। इसका मतलब क्या कि इनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड होता है। मोनेरा का जो सेल वॉल होता है वो पॉलीसेक्राइड, नॉन सेलुलोसिक और अमीनो एसिड से बना हुआ रहता है। नॉन सेलुलोसिक होता है, पॉलीसेक्राइड और अमीनो एसिड से बना हुआ रहता है। लेकिन प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिंग, एनिमेलिया, इनमें क्या होता है? प्रोटिस्टा में किसी किसी में होता है, फंगी में प्रेजेंट होता है सेल वॉल लेकिन वो काइटिन का बना होता है, प्लांटिंग में प्रेजेंट होता है लेकिन एनिमेलिया में सेल वॉल एब्सेंट होता है। बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होता है, फंगी में भी प्रेजेंट होता है और प्लांटी एनिमेलिया में भी प्रेजेंट होता है।
बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हम लोग अगर देखें तो मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों का सेलुलर होता है, बट फंगी, प्लांटे, एनिमेलिया इनमें अलग अलग होता है। फंगी में मल्टी सेलुलर होता है जो कि लूज टिश्यू से बना होता है। प्लांटे में टिश्यू सिस्टम होता है या ऑर्गन सिस्टम होता है, और एनिमेलिया में भी टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम होता है। बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, तो मोनेरा में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, जैसे कि कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक होता है। कीमोसिंथेटिक क्या, उन्होंने केमिकल से अपना खाना उन्होंने केमिकल से केमिकल और से खाना बनाते हैं अपना। और फोटोसिंथेटिक क्या होता है, वो अपना सनलाइट से खाना बनाते हैं। तो वो हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं और ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं। हेटरोट्रॉपिक कैसे होते हैं, वो सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक होते हैं, मतलब किसी डेड ऑर्गेनिज्म में वो उससे खाना लेते हैं, या फिर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर पे रह के वो अपना खाना लेते हैं। प्रोटिस्टा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं और हेटरोट्रॉपिक दोनों होते हैं। फंगी का मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉपिक होता है, जिसमें वो सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक दोनों होते हैं। प्लांटेई में हमेशा से ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन रहा है, और एनिमेलिया में हमेशा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन रहा है, या तो होलोजोइक हो या फिर सैप्रोफिटिक हो। इसके बाद और एक हम लोग डोमेन सिस्टम देखते हैं, लेकिन वो हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है, वो हम अगर हायर क्लासेस में उसे हम पढ़ सकते हैं। तो वो थ्री डोमेन सिस्टम क्या था, जैसा कि हम देखते हैं कि मोनेरा एक लौता प्रोकैरियोटिक था और बाकी जो चारों थे वो यूकैरियोटिक थे। तो इसमें हम थ्री डोमेन सिस्टम में देखते हैं कि जो साइंटिस्ट थे वो तीन डोमेन्स में बांटे। एक था मोनेरा के अंदर ही यू बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया, और जो तीसरा डोमेन था वो था हमारा बाकी का। Let us look at the five kingdom classification to understand the issue and consideration that influence the classification system. Earlier classification system included bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperm, angiosperm under plant. पहले जो ये सब थे इनको सबको plants में डाला गया, लेकिन इन सबको प्लांट्स में इसलिए डाला गया क्योंकि इनके पास सेल वॉल था, लेकिन जो बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो कम्प्लीटली डिफरेंट थे एक दूसरे से। It brought together the prokaryotic bacteria and the blue-green algae cyanobacteria with other groups which were eukaryotic. प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया जो है उनको वो सेम ग्रुप में डाल दिया गया जो कि यूकैरियोटिक के थे। इट ऑल्सो ग्रुप टुगेदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक साथ, मतलब उन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी एक साथ डाल दिया। तो यहाँ हम देखते हैं कि कैसे कैसे गलतियाँ की गई, बट हमारा जो क्लासिफिकेशन स्टार्ट होता है वहाँ से है किंगडम मोनेरा से, और यहाँ से हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है। किंगडम मोनेरा में हम लोग देखते हैं कि bacteria are the sole members of the kingdom Monera. They are most abundant microorganism. Bacteria also occur almost everywhere. इसमें हम देखते हैं कि जो इस किंगडम का सोल मेंबर जिनको बोला जाता है वो बैक्टीरिया होते हैं। वो मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब हर जगह पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल। एक मुट्ठी सॉइल में हमें हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया देखने को मिल जाएंगे। They also live in extreme habitats such as hot spring, deserts, snow, deep oceans, and very few other life forms can survive. तो वो बहुत सारे सही हर जगह पे मिल जाएंगे, जैसे कि एक्सट्रीम कंडीशन में भी रह लेते हैं वो, और सरवाइव कर लेते हैं। हम देखते हैं कि जो 5 बैक्टीरिया होते हैं, मतलब मोस्टली वो चार काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया में बांटा गया है उसको। जो 4 काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया थे वो थे कोकाई, बेसिलाई, स्पिरिलिया एंड विब्रियो। सो ये 4 थे। जो कोकाई था वो स्फेरिकल शेप था, जो बेसिलाई था वो रॉड शेप था, और जो स्पिरिलियम था वो स्पाइरल शेप था, और विब्रियो कॉमा शेप बैक्टीरिया। Though the bacterial structure is very simple, they are very complex in behavior. बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जितना ही सिंपल है उनका बिहेवियर उतना ही कॉम्प्लेक्स है। Compared to other many organisms, bacteria as a group shows the most extensive metabolic diversity. Some of the bacteria are autotrophic, that is, they synthesize their own food from inorganic substance. They may be photosynthetic autotrophic or chemosynthetic autotrophic. The vast majority of bacteria are heterotrophs, and they depend on other organism or dead decaying food.
तो हम देखते हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो बैक्टीरिया का होता है वो ऑटोट्रॉपिक भी होता है और हेटरोट्रॉपिक भी होता है। ऑटोट्रॉपिक में फोटोस ऑटोट्रॉप भी हो सकते हैं और कीमो ऑटोट्रॉप भी हो सकते हैं। देखते हैं हम आर्के बैक्टीरिया के बारे में। These are the special since they live in some of the most harsh habitat such as extreme salty areas, hot springs and marshy areas. बैक्टीरिया जो होते हैं वो ये जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो मोस्ट हार्श हैबिटेट में भी रहते हैं, और अगर वो एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में रहते हैं तो उन्हें हेलोफाइल्स कहते हैं। जो आर्की बैक्टीरिया हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं, गर्म जगह में रहते हैं, उन्हें थर्मो एसिडोफाइल्स कहते हैं। और जो मार्शी एरियाज में जो आर्की बैक्टीरिया रहते हैं उन्हें मेथानोजेंस बोलते हैं। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम each other bacteria in having a different cell wall structure, and this feature is responsible for their survival in extreme condition. ये जो एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर लेते हैं वो क्यों कर लेते हैं? क्योंकि इनका जो सेल वॉल है वो एकदम सारे बैक्टीरिया से डिफरेंट होता है। इनका जो डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है वो पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है, इसीलिए वो बाकी बैक्टीरिया से डिफरेंट होते हैं और वो इतना हार्श सिस्टम में भी सर्वाइव कर लेते हैं। Methanogens are present in gut of several ruminants animal such as cow and buffaloes. तो मेथानोजेंस जो होता है ये बैक्टीरिया वो रूमिनेंट्स एनिमल जो होते हैं, काव, गाय, बैल, इनमें भी होते हैं। इनमें वो उसका गाय और बैल के जो पेट होता है, गट होता है, उनमें मेथानोजेंस आर्की बैक्टीरिया पाए जाते हैं और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, जिन्हें मीथेन बोलते हैं हम लोग। फिर आता है हमारा यू बैक्टीरिया। तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को हम लोग ट्रू बैक्टीरिया के भी नाम से भी जानते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि यू बैक्टीरिया, यू मतलब ही होता है ट्रू, तो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रू बैक्टीरियाज। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। इन्हें कैसे हम कैरेक्टराइज करते हैं? रिजिड सेल वॉल्स के बाद से। और इफ मोटाइल, अगर ये मोटाइल है, अगर इधर से उधर हो पा रहे हैं ये, तो अ फ्लैजिलम, इनके पास फ्लैजिलम है, इसीलिए उन वो मोटाइल है। The cyanobacteria also referred as blue green algae. जो cyanobacteria है उन्हें हम also बोलते हैं blue green algae, have chlorophyll A similar to green plants. cyanobacteria के पास क्लोरोफिल ए होता है जैसा कि ग्रीन प्लांट्स के पास भी होता है, इसीलिए वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप है, मतलब ये सन के हेल्प से अपना खाना बनाते हैं। The cyanobacteria are unicellular, colonial और filamentous, freshwater, marine और terrestrial algae. जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो कॉलोनियल होते हैं या फिर फिलामेंटस होते हैं। ये फ्रेश वाटर, मरीन वाटर दोनों होते हैं। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जेलेटिनियस शीथ। इनका जो कॉलोनीज होता है, देख सकते हैं हम फिगर में कि ये जेलेटिनियस शीथ से कवर्ड होता है। हालांकि ये फिगर जो है नॉस्टॉक का है, बट इसमें भी जेलेटिनियस शीथ है। दे ऑफन फॉर्म्स ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। ये बैक्टीरिया है वो पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में हमें दिखने को मिलते हैं। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल हेट्रोसिस्ट। तो ये जो है एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन है वो फिक्सेशन भी करते हैं, और उनका जो स्पेशलाइज सेल जो ये काम करता है उन्हें हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल में आते हैं हमारे नॉस्टॉक एंड एनाबिना। Chemosynthetic autotroph bacteria oxidize various inorganic substances such as nitrites, ammonia, and use the released energy for the ATP production. तो ये है कि ऑक्सीडाइज कर देते हैं नाइट्रेट्स, एटमॉस्फेयर में जो होते हैं नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनिया, उनको वो ऑक्सीडाइज करते हैं और उनसे वो अपना खुद के लिए एटीपी प्रोडक्शन करते हैं। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर को रिसाइकिल करने में बहुत बड़ा इनका योगदान होता है। हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया बहुत पाया जाता है नेचर में। दे the majority are important decomposers. Many of them have a significant impact of human affairs. तो हमें तो बहुत हेल्प करते हैं हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया ह्यूमन अफेयर्स में, जैसे कि वो कर्ड बनाने में हेल्प करते हैं। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है वो भी हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होता है, जिनकी मदद से हमारा मिल्क का प्रोडक्शन होता है, मिल्क में कर्ड का फॉर्मेशन होता है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, इसमें भी हेल्प करते हैं हमें ये। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूमिन रूट, लेग्यूमिन का रूट में नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये हेल्प करते हैं। सम आर पैथोजेंस काज डैमेजेस टू ह्यूमन बींग्स। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो
पैथोजन होते हैं, मतलब वो ह्यूमन के लिए हानिकारक होते हैं। क्रॉप्स, फार्म्स, पेट्स, एनिमल्स, मतलब कि सबके लिए ये हानिकारक होते हैं। कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनस, साइट्रस कैंकर एज नोन डिजीज काज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। जो ये डिजीज़ है, कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनस, साइट्रस कैंकर, ये सब वेल नोन डिजीज़ है जिनके वजह से, जो बैक्टीरिया के वजह से होते हैं। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। ये जनरली बैक्टीरिया जो होता है वो फिजन के मदद से ये रिप्रोड्यूस करते हैं, बट समटाइम्स वो सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं कंजुगेशन के मेथड से। इसमें क्या होता है, कंजुगेशन मेथड में डीएनए डीएनए मतलब बढ़ता है और ये कंजुगेशन, ये डिवाइड कर जाते हैं बैक्टीरिया। They also reproduce by sort of sexual reproduction by a primitive type of DNA transfer from one bacterium to other. यही है conjugation method। और अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। अब हम पढ़ते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये माइकोप्लाज्मा के बारे में। ये हमेशा हर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक है, माइकोप्लाज्मा। द माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट completely lacks a cell wall। माइकोप्लाज्मा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिनके पास सेल वॉल नहीं होता है। दे आर द स्मॉलेस्ट सेल नोन। ये जो अभी तक का स्मॉलेस्ट लिविंग सेल जो है वो माइकोप्लाज्मा है, और ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकता है। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक्स इन एनिमल एंड प्लांट। जो माइकोप्लाज्मा होते हैं वो हमेशा से ही प्लांट्स और एनिमल को नुकसान पहुंचाते हुए आ रहे हैं। जो माइकोप्लाज्मा होता है हमारा, उन पे कोई भी एंटीबायोटिक का असर नहीं पड़ता है, क्योंकि इनके पास सेल वॉल ही नहीं होता है, तो ये रेजिस्टेंट होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं। तो हम चलते हैं अब किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में स्टार्ट करते हैं। अभी तक के लिए इतना ही।